ख़वातीन व हज़रात आदाब, मेरा नाम आलिया वज़ीरी है और मैं आपका मिलाप अखबार के इस नई सीरीज़ में खैर मक़दम करती हूँ। इस सीरीज़ का उन्वान है उर्दू ही क्यों। इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको ऐसे लोगों से रूबरू कराएं जिन्होंने बावजूद बहुत सारी मसरूफियात के अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा उर्दू की खिदमत में सर्व कर दिया है। हर हफ्ते हम किसी ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे जो उर्दू को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा मानते हैं। हमारे मेहमानों से मेरा यही सवाल रहेगा, आखिर उर्दू ही क्यों। आज की हमारी मेहमान हैं अनीता सिंघवी साहिबा। उर्दू ही क्यों की इस 7वीं कड़ी में मैं आपका खैर मकदम करती हूँ। आदाब मैम। आदाब कैसी हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैम, थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त निकाला हमसे बात की। अनीता सिंघवी साहिबा ने ग्वालियर घराने के पंडित क्षीर सागर, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, क्षीर सागर से तालीम हासिल की। उसके बाद उन्होंने विशारद का कोर्स किया भटकंडे संगीत इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से। आपने मौसीकी के करियर में कई इनामात हासिल किए, जैसे राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता अवार्ड, फख्र हिंद अवार्ड, भारत निर्माण अवार्ड वगैरह वगैरह। अनीता जी, एक लिहाज से अब तक जिन लोगों से मैंने इस सीरीज में बात की है, आप सबसे यूनिक हैं, सबसे मुनफरिद हैं, which makes you an ideal interviewee। हमारे इस सीरीज के लिए आप एक आइडियल इंटरव्यूई हैं, क्योंकि हम इस सीरीज में ह्यूमन स्टोरीज ढूंढ रहे हैं। आपके घर में कोई उर्दू कोई उर्दू का महाइल नहीं है, फिर आखिर क्या वजह है जिसने आपको गजल की तरफ खींचा? आप ना सिर्फ I'll tell you something कि मेरी जो मादरी जबान उर्दू बिल्कुल नहीं है। मैं जब मेरी शादी हुई 18 वर्ष की उम्र तब तक मुझे ये भी नहीं पता था उर्दू जबान किसको कहते हैं। बट जैसे ही मेरा जब मैं दिल्ली आई शादी के बाद और मुजाहिद हुसैन खान साहब से मेरा तालीम शुरुआत हुई, तो उन्होंने जब शुरुआत की तो मैंने उनको ये पूछा कि ये एक लेडी हैं जो बेगम अख्तर कहलाती हैं, वो किस जबान में गाती हैं, मुझे उस जबान में गाना है। और जब मेरी तालीम की शुरुआत हुई उसके बाद तो आप देखिए कि जैसे वो बेगम अख्तर मेरे सामने बैठ के मुझे सिखाने लगी, इस तरीके का मुझे शायरी से मोहब्बत हो गई। मुझे ये जबान जो कि इतनी खूबसूरत जबान है, इससे मोहब्बत हो जाने के कारण से मेरे अंदर ये चेंज आया। और आज ये आलम है कि मैं आज फारसी, मैंने उर्दू लिखना पढ़ना सीखा, मैं फारसी सीख रही हूँ पिछले 2.5 सालों से, और अब मैं उसके उर्दू जबान के तराकीब और तरतीब और ये सब चीजें जानने की कोशिश करती हूँ बहुत ज्यादा। और मेरा यही रहता है कि मैं उसको खूबसूरत से खूबसूरत उसमें रागों में, उसमें शायरी को उस रागों में ढालूं और लोगों में असर पैदा करने की मेरी जुस्तजू रहती है। दिस इज द थिंग। और मुझे लगता है कि शायरी और मौसीकी का जिस्मो जान का संबंध होता है। they are so intertwined because see earlier शायर्स they all used to be singers, they used to sing their शायरी। रुदा की बात करें, जो मैं सेंट्रल एशियन की पोएट्स की इन्फ्लुएंस की बात करती हूँ, क्योंकि गजल में अगर ज्यादा से ज्यादा अल्फाज और लफ्ज जो हैं वो ज्यादा उर्दू और अरबिक के हैं, अगर उसको हटा दिया जाए तो वो उसमें कुछ बचेगा ही नहीं। एंड सो दैट्स व्हाई आई से कि दैट इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल एशिया एंड ईरान, इराक, इसका बहुत जरूरी है। इनके बारे में भी तमाम जो बड़े बड़े शायर हैं, जामी, निजामी, फैज, मतलब ये जितने भी बड़े बड़े शायर जो वहां के अदीब हुए हैं, उनका भी कलाम को पढ़ना और समझना बहुत बहुत जरूरी है। तब आपके अंदर वो चीज हासिल होगी और आपकी मौसीकी के अंदर आप उसको बयां करके उसको लोगों को लुत्फानंदोज कर सकेंगे। तो दैट इज व्हाट आई फील जी कि मौसीकी अगर जैसे कहते हैं पोएट्री अगर हुस्न है तो मौसीकी उसका जेवर है। तो इन दोनों का चोली दामन का साथ है। तो जैसे पहले आप देखिए कि जो
कोर्ट्स होते थे जहाँ गालिब, सपोज आप करिए कि जो बादशाह बहादुर शाह जफर के कोर्ट में अपनी शायरी पेश करते थे, उनसे तो उनका वो नहीं हुआ। उनका जो वो पॉपुलराइज जो हुए वो डोमनी के पॉपुलराइज करने से हुए। जो डोमनी थी वो जो गाती थी उनके शायरी को, तो उसमें उन्होंने आम अवाम है उन तक वो उनका कलाम पहुंचाया। तो ये गाने का बहुत अहम एक होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मौसीकी गाने वाले की, कि वो उसको अच्छे कलाम की उसकी वो करे, उसको अपने उसमें लेवे अपने अशार में, और फिर उसकी बयानी करे खूबसूरती से। जी जी। आपने बेगम अख्तर का जिक्र किया। हिंदुस्तानी वोकल क्लासिकल ट्रेनिंग के बावजूद आप गजल, सूफियाना, दादरा, ठुमरी भी गाती हैं। बट मेरा सवाल ये है कि आपकी पसंदीदा जॉनर कौन सी है? मेरी पसंदीदा जॉनर इज ओनली गजल बेसिकली। बट चूंकि मेरी जो तरबियत है, जो तालीम है, उसमें ये सारे बाकी असनाफ भी मौजूद थे, इस वजह से मैं ये भी गाती हूँ। बट मेनली आई एम अ गजल सिंगर। एंड थोड़ा थोड़ा अब मेरा मजाजी से हकीकी तरफ की तरफ जो गामजन हुई हूँ मैं, तो उसमें थोड़ा मुझे सूफियाना कलाम से भी बहुत वो, बिकॉज दे आर बोथ ऑलमोस्ट द सेम, बिकॉज इट्स ऑल ब्यूटिफुल शायरी। तो मुझे बड़ा उन दोनों को गाने में बड़ा बहुत अच्छा लगता है। So a quick follow up question, आप उस वक्त कह रही थी कि आप 1.5 साल से फारसी सीख रही हैं, तो the question that I have for you is कि ना सिर्फ आप उर्दू जानती हैं बट आप फारसी भी सीख रही हैं, तो ये अट्रैक्शन का उर्दू वर्ड मुझे नहीं आता, बट ये जो इश्क मोहब्बत है इस फारसी रस्म खत से, ये आपको कब और कैसे हुई? ये तो देखिए, ये सिलसिला आपकी जो आदत बन जाती है, फिर वो कैफियत में बदल जाती है, फिर फितरत बन जाती है। अब मुझे इसके अंदर इतना मेरे अंदर जुस्तजू है कि मैं क्या खूब तक कहाँ पहुंचूं। तो मेरी एक्चुअली नुमाइश की इतनी आदत नहीं है। मुझे भले अगर कॉन्सर्ट्स हो ना हो उसकी परवाह नहीं है, बट मेरी जो सलाहियत है, जो मैं उसको अपने आप के लिए उसको बेहतर करना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि ये अच्छे से अच्छे शायरों का, अच्छे से अच्छे जो निजामी, फिरदौसी, जामी, रूमी, इनके कलाम को पढ़ के, जैसे क्योंकि मुझे लगता है कि गालिब ने, इकबाल ने इन सबको बहुत पढ़ा है और इनको ज़हन नशीन किया है, और फिर उसके बाद में उन्होंने अपनी शायरी को, उनकी कलाम को अपनी शायरी में भी पेश किया है लोगों को। जैसे भर्तृहरि का एक कपलेट है, नीम की फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पे कलाम नर्म नाजुक बेअसर। तो इकबाल ने उसके बारे में ब्रैकेट्स में उनको क्रेडिट दिया है भर्तृहरि को। तो एंड यू नो, फारसी अगर आप समझ पाएंगे तो मुझे लगता है उर्दू का समझना बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा 60% ऑफ द वोकैबुलरी कम्स फ्रॉम पर्शियन एंड अरबिक। तो अब फारसी सीखने में तो इतनी खूबसूरत जबान है कि मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ कि जो मुझे मजा आता है जब समझने में और सीखने में। जी। एक सवाल जो मैं अक्सर पूछती हूँ, आपसे खास तौर से पूछना चाहूंगी, आज की इस नफरत भरी दौर में, इस नफरत भरी दुनिया में जहाँ हम छोटे से छोटे दायरों में बंटते जा रहे हैं, और उर्दू बोलने वालों को गैर की हैसियत से देखा जाता है, आप उर्दू को कैसे देखती हैं? एंड आप उर्दू का मुस्तकबिल, उर्दू का फ्यूचर कैसे देखती हैं? उर्दू इज सच अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, और हम लोग हर समय हुस्न की तलाश में रहते हैं। इंसान एक हुस्न की तलाश में रहता है, और उसकी मुझे लगता है ये इतना सुकून पैदा करती है और दिल को तड़पा देती है उर्दू जबान, कि आदमी उसके जाल से बच नहीं सकता है, उससे क्या कहते हैं, उसकी एसेंस से, उसके मफहूम से बच नहीं सकता है। और आज के दौर में तो आई फील कि हमारी ना तो सरकार उसको प्रमोट करती है, बिकॉज दे आर ऑल प्रमोटिंग, एवरीबडी इज प्रमोटिंग कमर्शियलाइजेशन ऑफ उर्दू भी हो गई है। तो ये जो बच्चों की जो तरबियत और तालीम बचपन से उनको अच्छा कलाम, अच्छी पोएट्री, अच्छी चीज सिखाएं, तो आई थिंक
اور بہترین مطلب اگر جن کا گلا بہت بڑھیا ہو جو گائکوں کا، وہ بہترین کلام کو الگ الگ انداز میں پیش کریں، اچھے اچھے راگوں پہ پیش کریں، تو آئی تھنک اس دور کی واپسی ہوگی. اور ہماری سرکار جو کہ آج کل میرا ماننا ہے کہ وہ بالکل بھی ان چیزوں سے لوگوں کو دوسری طرف لے جا رہی ہے. یہ مسلمانوں کی زبان ہی نہیں ہے، یہ پوری ہندوستانی زبان ہے سب سے پہلے. بیکاز یہ یو پی میں آپ دیکھیے پوری اردو ہی بولی جاتی ہے ہر جگہ. اب پنجاب میں دیکھیے، ہمارے پارٹ آف راجستھان میں دیکھیے، مائی گرینڈ فادر یوز ٹو نو پرشین ان راجستھان. سو یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ محلے کے اندر جو بچوں کی شروع سے تعلیم، اٹ شوڈ بی اے پارٹ آف دا کریکولم، دین اونلی دے ول اس میں آگے بڑھیں گے. اور جو آج کل کا دور ہے اس میں مجھے تھوڑی کئی بار مایوسی ہوتی ہے، بیکاز سرکار کے اوپر وہ تھوڑا ان میں وہ ہونا چاہیے ریسپانسبلٹی ٹو ہاؤ ٹو پروموٹ دا لینگویجز، بیکاز لینگویجز ول میک اے سیولائزیشن. سیولائزیشن کا مین چیز یہی ہے کہ، اور ہم فنکاروں کا تو یہ ہوتا ہے ایک سنتراش کی طرح کا ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ کس کلام کو کس ضرورت کے لیے کیسے پیش کرنا، بس یہ ہے ہم لوگوں کا. تو آئی ٹو لک فار بہترین شاعری، اس کو بہترین انداز سے کیسے پیش کر سکوں، کیسے اس کا میننگ سمجھ سکوں، کیسے اس کو لوگوں کو کے اوپر اثر ہو، اس کی تاثیر پیش کر سکوں، اس کو کس طریقے سے روایتی انداز میں اس کو کیسے آڈینس تک پہنچانا ہے. بس میری تو یہی جدوجہد رہتی ہے. آپ نے بہت انٹرسٹنگ بات کی انیتا جی، اردو مسلمانوں کی لینگویج نہیں ہے، مگر ہم اسے چھوٹے دائروں میں بانٹتے جا رہے ہیں. وڈ یو سے دیٹ ناٹ اردو بٹ اردو اینڈ ہندی کا جو امیلگم ہے ہندوستانی، وڈ یو سے دیٹ ہندوستانی ان اٹ سیلف از اے کلچر، اردو از اے کلچر؟ آف کورس اردو از اے پوری تہذیب ہے اردو. اور اردو جس بنا کے اوپر، جس فاؤنڈیشن کے اوپر ہے، وہ پوری مکمل طور پہ بہت مضبوط ہے. اور اس کی پوری آپ دیکھیے اس کی جو گرامر ہے، اٹ از آل کمز فرام دیئر اینڈ یو کی ناٹ ڈسویٹ، بیکاز یہ ہمارا تو ملک پورا دیکھیے ایران سے لے کے پورا بر صغیر میں یہ اردو کا انفلوئنس ہے. کہتے ہیں نا سرزمین ہند پر اقوام عالم کی فراق، قافلے گزرتے گئے ہندوستان بنتا گیا. تو ہندوستان کے بننے میں اردو کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اردو بہت جی. تو تھینک یو میم. انیتا جی، میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اپنا اتنا قیمتی وقت نکالا، ہم سے بہت دلچسپ باتیں کی، اور اسی سے آپ سے اجازت لیتی ہوں. تھینک یو سو مچ میم. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.